गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का करेंगे रिवीजन और इस चैप्टर में जो भी थियोरी के पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के रिवीजन से। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड पे करती है, बट इक्विटी शेयर पर डिविडेंड की कोई फिक्स रेट नहीं होती। कंपनी को डिसाइड करना है कि प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड देना है और कितने प्रॉफिट को रिटेन करना है। ये डिसीजन कैसे लेते हैं, इसके लिए दो थियोरीज दे रखी है। फर्स्ट थियोरी इररिलेवेंसी थियोरी और सेकंड थियोरी रिलेवेंस थियोरी। रिलेवेंस थियोरी का ये मानना है कि कंपनी के डिविडेंड डिसीजन से, कंपनी के डिविडेंड पे आउट डिसीजन से कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर पर इफेक्ट पड़ता है। अगर डिविडेंड को चेंज किया जाए तो मार्केट प्राइस पर शेयर में भी चेंज हो जाएगा। बट इररिलेवेंस थियोरी का ये मानना है कि कंपनी के डिविडेंड देने से या नहीं देने से अल्टीमेटली कंपनी की मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिलेवेंस थियोरी में हमें दो मॉडल दे रखे हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, और इररिलेवेंस थियोरी में हमें एक मॉडल दे रखा है, एमएम मॉडल। सारे मॉडल के अंदर कुछ पॉइंट है जिसको हम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में एक एक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है और वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई। केई का मतलब होता है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। केई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का तरीका या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी होती है, या फिर एक और तरीका होता है जिससे हम केई को इस चैप्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तरीका है 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। या तो केई आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी या फिर केई को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। सेकंड आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? एक कंपनी अपनी अर्निंग में से जितना परसेंटेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग में से जितना परसेंटेज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना परसेंटेज होता है, रिमेनिंग परसेंटेज रिटेंशन रेशियो के होते हैं। रिटेंशन रेशियो का मतलब है हमने कितने प्रॉफिट को रिटेन कर लिया। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है, इट मीन्स 20% इज रिटेंशन रेशियो, और रिटेंशन रेशियो को हम बी से शो करते हैं। बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, और रिटेंशन रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम 1 माइनस बी भी कर सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो के परसेंटेज मिलकर 100% होते हैं। इसके बाद में डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग पर शेयर को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करके, डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करके। आर कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। या तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना परसेंटेज रिटर्न अर्न करती है, जिसको हम कहते हैं आर, रेट ऑफ रिटर्न। तो केई रेट ऑफ रिटर्न, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रिटेंशन रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये सब कुछ इस चैप्टर में दे रखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेवेंस थियोरी, और रिलेवेंस थियोरी में सबसे पहले हम वॉल्टर मॉडल को रिवाइज करते हैं। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, जिसमें से एक फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक फैक्टर होता है रेट ऑफ रिटर्न। अगर
आर इज मोर देन के ई, अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए. इट मीन्स ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0. बट अगर आर के ई से कम है, अगर कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, तो कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. इट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%, नो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट. अगर आर और के ई दोनों इक्वल है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर पर. आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मार्केट प्राइस सेम रहेगी. डिविडेंड इज इररिलेवेंट इफ आर एंड के ई इज इक्वल. वॉल्टर ने मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया, डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी, और इस पूरे में डिवाइड करना है के ई का. अगर आर के ई से ज्यादा है तो मार्केट प्राइस मैक्सिमम कब होगी? जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होगा. अगर आर के ई से कम है तो मार्केट प्राइस मैक्सिमम कब होगी? जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा. और जब आर और के इक्वल है तो चाहे मार्केट प्राइस, चाहे डिविडेंड आप पे करो चाहे मत पे करो, मार्केट प्राइस पर शेयर सेम रहेगी. इट इज वॉल्टर मॉडल. सेकंड हमने पढ़ा था रिलेवेंस थ्योरी में ही गॉर्डन मॉडल. गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल ऑलमोस्ट सेम थे. गॉर्डन के हिसाब से एक कंपनी को डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, के ई पर और आर पर. अगर आर के ई से ज्यादा है तो कंपनी को कम से कम डिविडेंड पे करना चाहिए. मतलब जितना कम हो सके उतना डिविडेंड. डिविडेंड 0 नहीं हो सकता. अगर किसी कंपनी का डिविडेंड 0 है तो एज पर गॉर्डन मार्केट प्राइस पर शेयर भी 0 है, फिर चाहे आर कुछ भी हो चाहे के ई कुछ भी हो. अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर से ज्यादा है तो कंपनी को कम से कम डिविडेंड पे करना चाहिए, जिससे कि उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम हो सके. अगर आर के ई से कम है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 100%, जिससे उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम हो सके. और अगर आर और के ई दोनों इक्वल है तो डिविडेंड इज इररिलेवेंट, चाहे आप डिविडेंड पे करो चाहे मत पे करो, मार्केट प्राइस पर शेयर सेम रहेगी. इसका फॉर्मूला था P इक्वल्स टू ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर. इसमें E का मतलब है अर्निंग पर शेयर, B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, और ये जो 1 माइनस बी है इसका मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो. बी और आर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आती है ग्रोथ रेट. बी और आर को मल्टीप्लाई करने से आती है ग्रोथ रेट. के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न. इट इज गॉर्डन मॉडल, जिसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. तीसरा मॉडल है जो रिलेवेंस थियरी में आता है और वो है एमएम मॉडल. एमएम मॉडल का ये मानना है कि एक कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है और एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, दोनों ही सिचुएशन में कंपनी की मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मार्केट वैल्यू सेम रहती है. एमएम मॉडल में मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया. क्या फॉर्मूला है? P0 ब्रैकेट में 1 प्लस के ई माइनस D1. इसमें P1 का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, P0 का मतलब है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, और D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर. एमएम ने बताया कि एक कंपनी चाहे डिविडेंड पे करती है चाहे डिविडेंड पे नहीं करती है, उसकी मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. मार्केट वैल्यू दोनों ही सिचुएशन में सेम रहती है. एमएम मॉडल में हमें डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उस सिचुएशन में भी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, और
डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं उस सिचुएशन में भी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, और दोनों ही सिचुएशन में मार्केट वैल्यू सेम होती है। 4 स्टेप करने होते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करते तब, और 4 स्टेप करने होते हैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तब। सबसे पहले स्टेप में हमें मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करना होता है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एमएम मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले हमें P1 को कैलकुलेट करना होता है इस फॉर्मूले से। फिर हमें एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना होता है। एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें से हमारा प्रॉफिट कितना रिटेन्ड है, वो माइनस करके हमें एडिशनल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर को पता करना होता है। एडिशनल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर में जब हम मार्केट प्राइस पर शेयर का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर हमें कैलकुलेट करना होता है मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। और मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? P1 n प्लस डेल्टा n। n का मतलब है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर जो अभी प्रेजेंट में, और डेल्टा n का मतलब है एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स। P1 ब्रैकेट में n प्लस डेल्टा n, इससे हमें मिलता है मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। और फिर हमें कैलकुलेट करना होता है करंट मार्केट वैल्यू जिसको हम कहते हैं NPO, और इसका फॉर्मूला होता है P1 ब्रैकेट में n प्लस डेल्टा n प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ये 4 कैलकुलेशन आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उस सिचुएशन में और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं उस सिचुएशन में। दोनों सिचुएशन में आपको ये चारों स्टेप लेने होते हैं। मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, ये दोनों सिचुएशन में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तब और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तब। दोनों ही सिचुएशन में मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर और करंट मार्केट वैल्यू ये दोनों सेम होगी। एमएम का मानना था कि कंपनी की मार्केट वैल्यू सेम रहती है चाहे डिविडेंड वो डिक्लेयर करे चाहे वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे। एमएम मॉडल करेक्ट। तो 3 मॉडल दे रखे हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्टर मॉडल, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा है। ओके, बहुत इजी है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं थियोरी को। बहुत कम थियोरी दे रखी है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट को, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। एक कंपनी डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 तरीके। एक तरीका है डिविडेंड कैश में पे करना जिसको हम कहते हैं कैश डिविडेंड, और एक तरीका है डिविडेंड शेयर्स में देना जिसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड, या जिसको हम कहते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर भी क्या है? एक तरह का डिविडेंड जिसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है। तो कैश डिविडेंड विच इज पेड इन कैश, और स्टॉक डिविडेंड इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर के क्या क्या फायदे? पहला फायदा, नो टैक्स टू शेयर होल्डर। अगर डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड इनकम है, इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, बट बोनस शेयर कैश में नहीं होता, इसीलिए ये इनकम की कैटेगरी में नहीं आता, और जब इनकम की कैटेगरी में नहीं आता तो इस पर टैक्स भी नहीं लगता। नो कैश रिक्वायर्ड। बोनस शेयर में कंपनी डिविडेंड देती है शेयर्स में, तो इसके लिए कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कैश का यूज कोई इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। डिसएडवांटेज, नो इंक्रीज ऑफ वेल्थ टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उनको क्या मिलता है? शेयर्स। उनको डिविडेंड मिलता है इन काइंड्स, कैश में नहीं मिलता। और कॉस्टली फॉर कंपनी, क्योंकि कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो उसके बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है बोनस शेयर को इशू करने के लिए। मगर जब कंपनी डिविडेंड कैश में पे करती है तो बहुत कम प्रोसीजर है और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा नहीं लगता, तो बोनस शेयर देना कॉस्टली है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है जैसे मान लो एक कंपनी का जो शेयर है वो फेस वैल्यू 10 रुपए का है, कंपनी ने उसको 1-1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। जैसे कंपनी के 1 लाख शेयर है और हर शेयर 10 रुपए का है,
तो कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख रुपीस। अब कंपनी ने इस शेयर को 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हर शेयर के 10 शेयर कन्वर्ट कर दिए। कैपिटल उतनी कितनी है? स्टॉक स्प्लिट में कैपिटल का अमाउंट सेम रहता है, केवल नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10 लाख, मतलब हमने 1 शेयर के बदले में शेयर होल्डर को 10 शेयर दिए। वैल्यू सेम रहती है, पहले 1 शेयर 10 रुपए का था, अब 1 शेयर 1 रुपए का है। तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम रहती है, केवल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाते हैं और फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट मीनिंग, स्टॉक स्प्लिट मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मैनी। एडवांटेज क्या? मेक द शेयर अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर भी शेयर खरीद सके, इसके लिए स्टॉक स्प्लिट का सिस्टम काम आता है। पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जब छोटे इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में बढ़ेगा। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसेस इन स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट करने पर खर्चा आता है, वो एक्सपेंडिचर कंपनी को पे करना होता है। स्पेकुलेशन इंक्रीज, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे तो उतना ही ज़्यादा स्पेकुलेशन इंक्रीज होगा, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, एक कंपनी को डिविडेंड डिसाइड करना होता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना होता है। वैसे हमने थियरी जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तब इन पॉइंट को वहां पर डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, डिविडेंड कैश में देना होता है तो इसके लिए फंड भी रिक्वायर्ड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। स्टॉक प्राइस, हमारे डिविडेंड डिसीजन से स्टॉक प्राइस, शेयर की प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें शेयर प्राइस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो हम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को रिटेन करेंगे और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कम करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अगर हमारे कंपनी में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कम करेंगे। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वहाँ पर ट्रेंड कैसा है। जैसे मान लो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, जनरली आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर है उनकी एक्सपेक्टेशन आईटी सेक्टर की कंपनी से होती है कि ये कंपनी जनरली हमें डिविडेंड पे करती है। तो अदर कंपनी डिविडेंड पे करे और हम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमारी शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अदर इंडस्ट्रीज कैसे करती है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको डिविडेंड कैश में मिले और री इन्वेस्टमेंट कम हो तो हमें डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाए जिससे कि बिजनेस में ग्रोथ हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को रिटेन करना पड़ेगा। लीगल कंस्टेंट क्या है, बहुत सारे कंपनी लॉ में प्रोविजन दे रखे हैं डिविडेंड के लिए, तो हमें वो सारे प्रोविजन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। टैक्सेशन, अगर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो कितना टैक्स लगेगा, डिविडेंड टैक्स कितना है, टैक्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिविडेंड को डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करना होता है। ये जो क्वेश्चन है थियोरी के हिसाब से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, बहुत छोटा है, एफएम का सबसे छोटा चैप्टर, सबसे छोटा प्रैक्टिकल चैप्टर, जिसमें केवल 3 मॉडल है, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम, और क्वेश्चंस भी बहुत कम है। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वॉल्टर, क्योंकि वॉल्टर की क्वेश्चन हमने सबसे ज़्यादा सॉल्व किए। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।